हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे हमारी जो बीएससी 6 सेम का सेकेंड यूनिट पेपर 1 यानी कि एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड लेज़र फिज़िक्स के अंदर जो एटॉमिक का सेकेंड यूनिट का हाफ पोर्शन रह गया है उसी के ही बारे में आज हम करेंगे। ठीक है, हमने स्टार्टिंग तो आपके प्रीवियस टॉपिक के अंदर कर दी थी, राइट, जिसके अंदर हमने नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट पढ़ लिया था और इंट्रोडक्शन ऑफ स्टार्क इफ़ेक्ट, पास्चन-बेक इफ़ेक्ट मैंने आपको दे दी थी और हमने नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट का क्लासिकल थ्योरी कंप्लीट कर ली थी, राइट। अब हम जो करने जा रहे हैं वो क्वांटम थ्योरी ऑफ नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले रिवाइज़ करवा देती हूँ। नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट क्या था बच्चे आपका? नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट आपका सिर्फ ऑर्बिटल के केस की वजह से आता है। इसके अंदर सिंगलेट एटम के अंदर जो सिंगलेट टर्म्स होती हैं उनके बीच की ही अंदर जो ट्रांजिशंस होती हैं, एक सिंगलेट टर्म जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं होता तो सिंगलेट टर्म्स जो है वो आती है और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो सिंगलेट स्पेक्ट्रा था वो आपके 3 स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर स्प्लिट हो जाती हैं। उसको ही हमने क्या बोला था? आपका नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट बोला था। तो हमने उसकी क्वांटम थ्योरी क्लासिकल थ्योरी कर ली थी, जिसके अंदर हमने ज़ीमान शिफ्ट आपका कैलकुलेट कर लिया था, राइट। अब हम जो करने जा रहे हैं वो क्वांटम थ्योरी करने जा रहे हैं। किसकी वजह से आ रहा है? ये सिर्फ ऑर्बिटल की वजह से आता है। अगर ये सिर्फ ऑर्बिटल की वजह से आता है तो हम क्यों ना, जैसे हमने पहले ऑर्बिटल का जो लार्मर प्रिसिशन के टाइम में और जो स्पेस क्वांटाइजेशन के टाइम में जो फॉर्मूला ले रखा था उसी टाइप का इसके अंदर ले लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो उसी से ही हमारा काम चल जाएगा। तो हमें पता है कि हमने ये क्या कर दिया बेटा, ये हमने क्या ले लिया? मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ले लिया और हमने ये मान लिया कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ समथिंग आपका कोई न्यूक्लियस वगैरह था और यहाँ पे हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और ये हमारा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इसके अराउंड जो है वो रिवॉल्व करता जा रहा है। ठीक है, इसका जो एंगुलर आपका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट था वो आपका L हमने लिया हुआ है और ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया हुआ है आपका, ठीक है, B वेक्टर, वो आपका जेड डायरेक्शन में हमने किया हुआ है। तो अगर ये हमारा L वेक्टर है और ये हमारा इसके अलोंग प्रिसेस करने लग रहा है तो ये हमारा कितना हो जाएगा? LZ वेक्टर हमारा इस तरीके से ये वाला हो जाएगा। और L और L के बीच में कितना एंगल है? अपना थीटा। और आपको तो पता ही है जो हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाला था वहाँ पे, तो L और म्यू L की डायरेक्शन क्या होती है? एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? आपका म्यू L, और ये भी इस मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ये आपका थीटा एंगल बना रहा है इसके साथ, वैसे ही ये क्या करेगा? थीटा एंगल बनाएगा, राइट। अब हमें क्या करना है? जब कोई इलेक्ट्रॉन और जो आपका न्यूक्लियस था वहाँ पे पॉजिटिव और वो नेगेटिव चार्ज, सिमिलर चार्ज होते हैं लेकिन अपोजिट अपने साइन के साथ हैं, ठीक है, जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो आपको पता है वो डायपोल की तरह बिहेव कर रहा था। हमने किया था ना, तभी तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वहाँ पर निकाला था हमने म्यू L और L के उसमें, ठीक है। तो अब ये कहता है अगर मैग्नेटिक डायपोल आपका यहाँ पर बन रहा है तो अगर हम कोई भी डायपोल को अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो आपको पता है उसकी डायरेक्ट कुछ इस तरीके से होता है जो आपका थीटा एंगल बना के चलता है, ठीक है। ये फोर्स और ये किसकी उसमें हो गई? आपके सपोज ये डायरेक्शन आपकी हो गई अपोजिट उसकी, ठीक है, और ये कितना हो गया? आपका डायपोल मोमेंट का हो गया, ठीक है। और ये कितना एंगल बनाती है? इसके साथ थीटा एंगल बनाती है। अगर इस तरीके से ये एंगल बना रही है तो डायपोल का मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर थीटा एंगल बनता है तो आपकी जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो किस टाइप से होगी? वो हमने हमारे 12th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हमें उसी से ही रिलेटेड क्या करना है? इसके अंदर लिखना है, ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा था यहाँ पे कि एक हमने एटम कंसीडर कर रखा जिसका इलेक्ट्रॉन ये E है वो मूव करने लग रहा है, उसके पास सिर्फ क्या है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और ये हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर रखा है, ठीक है। हमें यही लिखना है और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? जेड डायरेक्शन में है। तो यही सारी चीज़ें आपने यहाँ पे लिखनी है। वी कंसिडर the atom having L vector only and is placed in magnetic field along z direction, z axis,
ठीक है। तो हमने इसको क्या कर रखा है, जेड एक्सिस के अलोंग इसको यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। अब ये अगर जेड डायरेक्शन में हमने इसको रखा हुआ था या मैग्नेटिक फील्ड को, इस डायपोल को रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ये थीटा बना रहा है, तो इंटरेक्शन एनर्जी को आप किससे दोगे, तो उसका फॉर्मूला हमें वहाँ से लेना पड़ेगा। तो जो हमारी इंटरेक्शन एनर्जी है हम वही यूज़ करेंगे जैसा हम पहले लिखते थे। तो इंटरेक्शन एनर्जी इज़ अपनी कितनी हो जाएगी, डेल ई इज इक्वल टू माइनस में म्यू एल डॉट बी वेक्टर, ठीक है। इंटरेक्शन एनर्जी हम इस तरीके से दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है आपका, माइनस में म्यू एल डॉट बी है, डॉट अगर है तो उसको कॉस थीटा के उसमें खोल सकते हैं, लेकिन हमें एक और फॉर्मूला पता है, बट म्यू एल इज़ इक्वल टू माइनस के ई बाई 2m इंटू में एल वेक्टर, और यहाँ पे जी भी होता है, लेकिन ऑर्बिट के लिए जी की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1 होती है, ठीक है। तो वहाँ से हमने उसको क्या कर दिया, 1 कर दिया था। अब यहाँ से ये वाला अगर इसका रिजल्ट है तो इसको इसमें पुट कर दीजिए, तो आपकी जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, प्लस के ई बाई 2m एल वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इसको अगर ओपन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ई बाई 2m एल बी आपका और कॉस ऑफ थीटा, राइट। ये हमने इक्वेशन 1 मान ली। लेकिन हमें ये पता है कि अगर ये इस तरीके से रोटेट करता हुआ और ये एल जेड है, तो हमने तो एक और फॉर्मूला भी तो पढ़ा हुआ है, कौन सा, कॉस थीटा इज इक्वल टू एल जेड बाई एल, ये भी तो पढ़ा हुआ है। कहाँ से पढ़ा था, स्पेस क्वांटाइजेशन से। तो आप लिखोगे फ्रॉम स्पेस क्वांटाइजेशन एल जेड वेक्टर इज इक्वल टू एम एल एच कट होता है ना। और फ्रॉम फिगर जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि इसको हम यहाँ से इस तरीके से कंसिडर कर लेते हैं, और यहाँ से अगर ये आपका इतना बन रहा है और एक और हमने इसका डेल एल कंसिडर कर रखा है, इसको थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ से ये इस तरीके से हमने, अगर ये हमारा थीटा था तो इसके साइड ये परपेंडिकुलर वाली रेडियस हो गई, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ये है और ये हो गया बेस और ये होगी हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना होता है बच्चे, कॉस ऑफ थीटा होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एल जेड बाई एल। तो फ्रॉम फिगर कॉस थीटा इज इक्वल टू एल जेड बाई एल वेक्टर, करेक्ट। तो एल जेड बाई एल अगर ये होता है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, एल जेड को लिख सकते हैं एम एल एच कट डिवाइडेड बाई एल। एल को आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर दीजिए, अदरवाइज लिखना चाहते हो तो लिख दो, और यहाँ पे एच को लिख दो कि ये एच कट कितना होता है, एच बाई 2 इंटू में एल वेक्टर की फॉर्म में है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब अगर ये इसके उसमें है तो ध्यान दो आपको किसके साथ ये एंगल बनाना था, कॉस थीटा, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे है ना इसको एक बार पुट कर दो, फिर देखते हैं कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये भी वेक्टर की फॉर्म में ही है, तो ये कितना हो जाएगा, डेल ई इज इक्वल टू ई बाई 2m, और इस एल को मैं यहाँ ले जाती हूँ, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, एल वेक्टर कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम एल एच बाई 2 ठीक है। तो एल कॉस थीटा की जगह मैं यही लिख देती हूँ, ये एम एल एच बाई 2 और यहाँ कितना हो जाएगा अपना b। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया बेटा आपका, ई एम एल बी, और यहाँ h इसके साथ में ले देती हूँ, और ये कितना हो जाएगा 4πm। तो आपको तो पता ही है ई एच बाई 4πm कितना होता है बताओ, ई एच कट बाई 2m, ये किसके इक्वल है, बोहर मैग्नेट्रॉन की इक्वल है ना, हमने पहले किया हुआ है। तो बोहर मैग्नेट्रॉन का सिंबल क्या है, म्यू बी, तो म्यू बी एम एल बी। इसका मतलब है बेटा कि जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है वो हमारी म्यू बी एम एल बी के इक्वल आती है, ठीक है। अभी तक तो हमने जस्ट इंटरेक्शन एनर्जी निकाली है, लेकिन आपको तो पता ही है कि जो आपका नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट है उसके अंदर जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो 3 कंपोनेंट के अंदर डिवाइड होती है। तो एक की तो आपकी जैसे पहले वाली फ्रीक्वेंसी होती है सेम वैसे ही होएगी, यानी कि जब b इज इक्वल टू 0 होता है, लेकिन ये तीनों कब आई थी, जब b 0 नहीं था। इसका मतलब आपको इंटरेक्शन एनर्जी तब लेनी पड़ेगी जब आपने मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया हुआ था, एक केस तब लेना पड़ेगा जब आपने इंटरेक्शन एनर्जी उसको दी हुई है, करेक्ट। तो आपने अब क्या लेना है, आपने इसके अंदर क्या करना है, इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको देखना पड़ेगा इसके अंदर, फिर प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देख लेंगे, राइट। तो लिखते हैं इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
अब अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में अब देखो कोई भी ट्रांजिशन हो रही है तो हमें पता है कि दो के बीच में ट्रांजिशन, क्योंकि बोहर ने बताया था, उसका सेकंड या थर्ड लॉ था कि दो लेवल्स के बीच की ट्रांजिशन तभी हो सकती है अगर एनर्जी लेवल डिफरेंस हमारा फोटोन की एनर्जी के इक्वल होगा, यानी कि एच न्यू के इक्वल होगा, है ना। तो अगर इस तरीके से है तो वहाँ से न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी तो है, तो हमें फ्रीक्वेंसी के बारे में डील करनी पड़ेगी यहाँ पे, करेक्ट। तो फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट अगर एब्सेंस में है तो न्यू नॉट कंसीडर करते हैं, और प्रेजेंस में होगा तो फिर प्रेजेंस के लिए सिंपल न्यू को डिनोट कर देंगे, करेक्ट। तो न्यू नॉट ऑफ एमिटेड स्पेक्ट्रल लाइन इज, आपको पता है डेल ई इज इक्वल टू एच न्यू के इक्वल आना चाहिए, और डेल ई अपना हमने ले लिया। अगर ये भी एब्सेंस के लिए था तो ई नॉट मैंने रिप्रेजेंट किया है, और ये सेकेंड की ट्रांजिशन इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, तो हमें तो सिर्फ न्यू नॉट के बारे में बताना था। तो न्यू नॉट इज इक्वल टू ई नॉट 1 माइनस में ई नॉट 2, यानी कि एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस अपॉन में प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, ई नॉट 1 और ई नॉट 2। ई नॉट 1 अपना बेटा इनिशियल हायर एनर्जी लेवल है, और 2 वाला हमारा फाइनल लोअर एनर्जी लेवल, यानी कि आप ये जो ट्रांजिशन करवा रहे हो ये कौन सी है, ई नॉट 1 और ये ई नॉट 2, ठीक है। आपने यहाँ से यहाँ पे ट्रांजिशंस करवानी है, तो आप लिखोगे यहाँ पे वेयर ई नॉट 1 एंड ई नॉट 2 आर इनिशियल हायर एनर्जी लेवल एंड फाइनल लोअर एनर्जी लेवल रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये तो आपने किसका फैक्टर बताया बच्चे, ये आपने अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताया है, ठीक है। अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा रखा था, बी इज इक्वल टू 0 था। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बताना पड़ेगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर इसके अंदर बताना है हमें, तो प्रेजेंस के लिए लेके चलेंगे। प्रेजेंस के लिए तो हमें पता है डेल ई के साथ, मतलब जो ट्रांजिशन हमारी इनिशियली हो रखी थी, ठीक है, जो ट्रांजिशन हमारी इनिशियली हो रखी थी उसके साथ में ही हमें इसको बताना पड़ेगा। तो लिखिए कि इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपका जो टोटल ई है, वो जो ट्रांजिशन आपकी बिना मैग्नेटिक फील्ड होनी थी वो तो होंगी, उनमें तो इंटरेक्शन एनर्जी उसकी तो लेनी ही पड़ेगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तब जो और एडअप होगा उसको और देखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। जो आपने मैग्नेटिक फील्ड वाली पीछे निकाली थी, ठीक है, जो हमने ये वाली निकाली है ना, ये वाली, ये कब आई थी, जब आपने इस डायपोल मोमेंट को इस मैग्नेटिक फील्ड के उसमें रखा हुआ था तब आई थी। तो इसका मतलब बच्चे अब आपको ये यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनिशियल और प्लस में डेल ई वाली आपको करनी पड़ेगी, और डेल ई की वैल्यू वहाँ पे कितनी आई थी, ml म्यू बी बी, इतनी आई थी। अब देखो जैसे हमने वहाँ पे जब हमने क्या किया था, आपके इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 2 लेवल्स लिए थे और फिर ट्रांजिशंस दिखाई थी, करेक्ट। तो अब इसके लिए भी हमें क्या करने पड़ेंगे, 2 लेवल्स लेने पड़ेंगे, कौन से, फर्स्ट एंड सेकंड वाले। तो हमने इसके लिए भी फर्स्ट लेवल के लिए तो ये 1 1 हो जाएगा, ई नॉट 1 प्लस में ml 1 म्यू बी बी, क्योंकि म्यू बी और बी भी तो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही लगेगा दोनों लेवल्स के लिए, और बोहर मैग्नेटॉन भी फिक्स वैल्यू है, ठीक है। तो इतनी हो जाएगी, और E2 इज इक्वल टू ई नॉट 2 प्लस में ml2, क्योंकि लेवल्स जो L के ऑर्बिट के जो अपनी होंगे ml की वैल्यू वो अपनी चेंज होगी। कितनी होती है बच्चे ml की वैल्यू, प्लस L से लेके माइनस L तक के बीच में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, म्यू बी बी। अब क्या करना है, अब इन दोनों के बीच में जैसे वहाँ ट्रांजिशन करवाई थी 1 से 2 पे, वैसे ही यहाँ पे करवानी है। तो न्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई मतलब E1 माइनस E2 इज इक्वल टू एच न्यू, और यहाँ पे मैंने इसके नीचे कर दिया, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, ई नॉट 1 प्लस में ml1 म्यू बी बी माइनस में ई नॉट 2 माइनस यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ml2
और ये कितना हो जाएगा म्यू बी बी डिवाइडेड बाय एच। अब आपको क्या करना है, इस फैक्टर को एक साथ लिख लो। क्यों? क्योंकि हमने इसकी वैल्यू जब हमारी इनिशियली जो अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थी वहाँ पे इसको ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, बार बार नहीं करेंगे, इसको वहीं से ही लिख देंगे। ठीक है, तो E01 माइनस E02 डिवाइडेड बाय एच, इसको सेपरेट कर दिया एंड प्लस में ML1 माइनस ML2 और यहाँ पे म्यू बी बी बाई एच। ठीक है, अब इसका ये तो हमें पता ही है, ये तो हमने अभी देखा था, ये किसके इक्वल यही किया था क्या, इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये रहा इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये रिजल्ट किसका है, म्यू नॉट का। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे, इसको तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट लिख सकते हो। तो म्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट प्लस में, और चेंज इन एम एल है तो चेंज इन एम एल को ऐसे लिख सकते हैं अपॉन में एच म्यू बी बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें नीचे एच आ रहा है तो अपन ना म्यू बी की वैल्यू को ओपन ही कर देते हैं। म्यू बी क्या था, ई एच बाई 4πm, इसको ओपन कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए इसकी वैल्यू। तो मैं इसको कट करके ना यहीं लिख रही हूँ, तो ये हो जाएगा ई एच डिवाइडेड बाई 4πm। ठीक है, एच से एच आपका कैंसिल हो गया, तो न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट प्लस में डेल एम एल ई बी बाई 4πm, और ये कुछ और नहीं, हम इसको चेंज इन फ्रीक्वेंसी का ही नाम दे देंगे। ठीक है, डेल न्यू, तो यानी कि न्यू इज इक्वल टू कितना है, न्यू नॉट प्लस, और ये जैसे आपका चल रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपने जो ट्रांजिशन करवाई है ये किसी भी उसमें हो सकती थी प्लस माइनस की फॉर्म में, तो हम इसको प्लस माइनस की फॉर्म में बता सकते हैं। ठीक है, अलाउड ट्रांजिशंस का वो निकलेगा ये। ठीक है, नाउ द अलाउड ट्रांजिशंस आर, कितनी हो गई आपकी, दिस और डेल न्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब इसकी दो वैल्यूज़ आ सकती हैं आपकी, कौन कौन सी, एक तो आपकी डेल एम एल की वैल्यू है जैसे इसके अंदर है। ठीक है, तो एल की वैल्यू आपकी इसके अंदर ज़्यादा वो ट्रांजिशंस नहीं आएंगी। कभी आप यूँ सोचो जैसे आपके पहले +-2 तक 3 तक किस तरीके से एम एल की वैल्यू जाती रहती थी, ध्यान रखो इसके अंदर सिर्फ स्पेक्ट्रल लाइंस 3 के अंदर ही डिवाइड होती हैं। ध्यान रखो, नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट में एक स्पेक्ट्रल लाइन सिर्फ 3 ही स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर डिवाइड होती है, तो इसमें बेटा 3 ही बनेंगी, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगी। ठीक है, तो अगर 3 ही बनेंगी इसके अंदर तो आपको एम एल की वैल्यू भी 3 ही लेनी पड़ेगी। तो 3 तो अपनी वैसे ही हो सकती है, एक तो 0 और एक +1 और एक -1, ऐसे ही ले सकते हैं। तो हमने क्या कह दिया कि एक बार तो +-1 के लिए ले लेते हैं। ठीक है, डेल एम एल इज इक्वल टू +-1। अगर एम एल की वैल्यू +-1 हो गया अपना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो एम एल की वैल्यू, इसको जैसे कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, इसको प्लस मान लो सपोज। ठीक है, तो अगर इसको प्लस में ही जैसे अभी कर रहे थे वैसे ही कर लिया, एम एल की वैल्यू +-1 में जा रही है, तो ये अपना +-1 ही हो गया। तो न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट प्लस माइनस ई बी बाई 4πm, ये अपना इसके लिए हो गया। ठीक है, और फिर दूसरा कौन सा केस है, दूसरा केस यही बन सकता है इसके बीच का। ठीक है, एम एल की वैल्यू कितनी रखती मैंने, 0। अगर एम एल 0 हो गया तो ये पूरा फैक्टर 0 हो गया, और न्यू किसके इक्वल हो गया, न्यू नॉट के। इसका मतलब जो ओरिजिनल जब आपने मैग्नेटिक फील्ड नहीं ले रखा था उस टाइम इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी, यहाँ इसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, यही हो गई है। ठीक है, तो अब तो आई थिंक कोई आपको चेंज वो नहीं होगा, तो आपको पता चल गया यहाँ पे सिंगलेट लाइन जो है आपकी सिंगल लाइन वो 3 कंपोनेंट के अंदर डिवाइड हो गई है। हैंस वन सिंगल लाइन जो आपका अब्सेंस में था मैग्नेटिक फील्ड के, वो सिंगल लाइन थी, इज स्प्लिट इनटू 3 कंपोनेंट।